हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सुरभि कॉमर्स टीचर में। स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, तो पार्टनरशिप से आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप के फंडामेंटल से या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको पार्टनरशिप से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवा दूंगी, और वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए यानी कि पीवाई क्वेश्चन भी करवा दूंगी। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल 11-12 की टीचर हूं। मैं हर साल बोर्ड की कॉपियां चेक करती हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है सो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप कॉमर्स में की अपने बोर्ड की तैयारी जो है सो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है कि साझेदारी का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ व्यापार करें। एक व्यक्ति, यहाँ साझेदारी आप नहीं पढ़ेंगे, एक व्यक्ति द्वारा व्यापार चलाना, एक सरकारी संस्था द्वारा व्यापार चलाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि पार्टनरशिप का मीनिंग पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, पार्टनरशिप का जो मीनिंग होता है उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है एक साथ व्यापार करते हैं, उसे ही पार्टनरशिप कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से एक साथ व्यापार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम साझेदारी कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके स्क्रीन पे इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि साझेदारी की स्थापना, यहाँ आप साझेदारी पढ़ेंगे, साझेदारी की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, कंपनी एक्ट 1956 या आयकर अधिनियम 1961। तो देखो, साझेदारी की स्थापना जो है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है 1932 के तहत होती है। पहले जो है वो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 होता था। वहीं कंपनी का स्थापना जो है अब कंपनी एक्ट 1956 में होती है, जबकि पहले 1913 के तहत होती थी। और आयकर यानी कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी होता है वो आगे आप बीकॉम में पढ़ेंगे, वो 1961 में होता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 1932। ये देखिए इसका आंसर और ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यवसाय बैंकिंग में, यानी कि बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या होती है? जो बैंकिंग व्यवसाय होते हैं उसमें साझेदारों की अधिकतम संख्या 10, 20, 50, 15 कितने होते हैं? ये आपको जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब दीजिए दोस्तों। तो व्यवसाय बैंकिंग में जो है साझेदारों की अधिकतम संख्या जो है वो 10 होती है, यानी कि ए होगा इसका सही आंसर। अब चलते हैं हम अपने, ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है चौथा क्वेश्चन की ओर। साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हम जो पार्टनरशिप करते हैं, दो से अधिक लोग एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज सेवा करना, लाभ कमाना, सरकार को कर देना, उपरोक्त सभी। तो साझेदारी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य वो होता है लाभ कमाना, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो हम बिजनेस करते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन 5वां देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी आई है बोर्ड में, तो कितने बार पूछे गए हैं कि साझेदारों की में न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितने साझेदार मिलने चाहिए? तो कम 1, 2, 3, 5। तो इसका सही जवाब होगा बी, कम से कम जो है सो 2 साझेदार मिलकर साझेदारी शुरू कर सकता है। ये देखिए इसका व्याख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि साझेदारी में साझेदार की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ ये क्वेश्चन है कि अधिकतम संख्या पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये टाइप करने में हो गया है गलती, आप इसको सुधार लेंगे कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 10, 20, 50, 100। तो अधिकतम संख्या जो है वो 50 हो सकती है। वहीं बैंकिंग व्यवसाय में जो है, बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी।
अब देखो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। साझेदारी व्यवसाय पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार गैर बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम साझेदारों की संख्या जो है वो यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा। अधिकतम जो है सो 50 हो सकती है, 50 हो सकती है। यहाँ आप 50 कर लीजिए, 50 हो सकती है। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि साझेदारी में प्रत्येक साझेदार क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन है कि साझेदारी में प्रत्येक साझेदार जो है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मालिक, एजेंट, मालिक एवं एजेंट दोनों या कर्मचारी। तो साझेदारी में प्रत्येक साझेदार जो है वो मालिक और एजेंट दोनों कहलाता है एक दूसरे का। अब क्वेश्चन नंबर 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है कि लाभ हानि का जो बंटवारा है। यहाँ आपका 8वां क्वेश्चन है। ये पीपीटी बनाने के टाइम में थोड़ा सा ये हो गया है। ये क्वेश्चन 8वां यहाँ से है, साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा होता है। ये आपका 7वां क्वेश्चन है, ये आपका 8वां क्वेश्चन है। तो लाभ हानि का बंटवारा कैसे होता है, यहाँ इसका ऑप्शन है 8वें का, पूंजी अनुपात में, समान रूप में, समझौते के अनुसार, किसी एक निर्णय से। तो साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा जो है वो समझौते के हिसाब से होता है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में जैसा बोला गया है वैसा होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर पार्टनरशिप डीड में किसी भी तरह के नियम का उल्लेख नहीं है तब जो है सो समान रूप से लाभ हानि का बंटवारा होता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि साझेदारी का समझौता किस रूप से हो सकता है। पार्टनरशिप डीड जो होता है वो मौखिक होता है, लिखित होता है। मौखिक या लिखित दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मौखिक या लिखित। मतलब पार्टनरशिप डीड जो है वो मौखिक या लिखित दोनों हो सकते हैं, लेकिन व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये ज़्यादातर लिखित ही होते हैं। ये देखिए इसका क्वेश्चन सी है और व्याख्या है। 10वां क्वेश्चन है कि साझेदारी में निवेश की गई पूंजी को क्या कहते हैं। अब पार्टनर जो पूंजी लाता है, ये तो आपको पता ही होगा कि पार्टनर की पूंजी को क्या कहते हैं। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व फंड, लोन अकाउंट। तो उसको हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल कहते हैं और कैपिटल अकाउंट में उसको डालते हैं। बी आंसर इसका सही जवाब हो गया। 11वां क्वेश्चन है, यदि साझेदारी डीड में व्यावसायिक डीड में ब्याज का दर का उल्लेख ना हो तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। अब जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें उल्लेख होता है, पहला जो उल्लेख होता है उसमें लाभ हानि, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, कि लाभ हानि किस रेशियो में बांटेंगे। दूसरा कैपिटल पर ब्याज का, तीसरा ड्राइंग पर ब्याज का, चौथा पार्टनर के लोन पर ब्याज का। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों का उल्लेख ना हो, 5वां होता है ये पार्टनर के सैलरी कमीशन का। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों का उल्लेख ना हो तो पूंजी पर ब्याज कैसे देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नहीं दिया जाता है, यानी कि पूंजी पर हम कोई ब्याज नहीं देंगे। 12वां क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि नए साझेदार के प्रवेश देने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है। अब अगर आपके व्यवसाय में एक नया साझेदार आएगा तो किसकी सहमति जो है सो आवश्यक है। बहुमत की, यानी कि बहुमत जिसकी होगी सभी साझेदारों की, पुराने साझेदारों की किसी एक की नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, सभी साझेदारों की सहमति से ही हम नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। देखिए अब हमारा जो है सो तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन है, गुडविल का क्या अर्थ है। गुडविल जो फर्नीचर, भवन, व्यवसाय की प्रतिष्ठा और नगद राशि। तो प्यारे बच्चों गुडविल का जो है सो सही अर्थ होता है व्यवसाय की प्रतिष्ठा। अब आते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की और, किसी साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी क्या होती है। समाप्त हो जाती है, चलती रहती है, सरकार तय करती है, कुछ नहीं। मतलब अगर एक पार्टनर मर गया तो उस दशा में क्या होती है, साझेदारी समाप्त हो जाती है, लेकिन वहाँ फॉर्म नहीं समाप्त होता है, साझेदारी समाप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए। तो आइए इसका आंसर और व्याख्या देख लेते हैं।
ए, यदि डीड में कोई प्रावधान न हो तो साझेदारी के मृत्यु पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। ये आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन है। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो काम नहीं करता, जो लाभ नहीं देता, जो पूंजी नहीं लगाता, जो दूसरों से झगड़ा करता है। तो स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, ये आपको जवाब देना है। तो जो बिजनेस में किसी भी तरह का कोई काम नहीं करता है उसे ही स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। पार्टनर के कई तरह के प्रकार टाइप होते हैं, उसी में एक टाइप के पार्टनर होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। देखो, जो वो पूंजी तो लगाता है पर वो किसी भी तरह के काम में जो है सक्रिय भागीदारी नहीं होता है। अब देखिए, जब हम साझेदारी का परिभाषा पढ़ते हैं तो ही हम पढ़ते हैं कि साझेदारी जो है किसी एक साझेदार द्वारा या सभी साझेदार द्वारा मिल के चलाए जा सकते हैं। साझेदारी डीड को क्या कहते हैं, यानी कि पार्टनरशिप, पार्टनरों के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? मैं आंसर भी बता दी, मेमोरेंडम, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट, साझेदारी डीड को। अब देखो, इसका बी आंसर है, लिखित समझौता जो होता है उसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड कहते हैं। किसी साझेदार का निजी ऋण चुकाने के लिए किस खाते का प्रयोग होता है? अगर हम साझेदार का निजी ऋण चुकाएंगे तो किस खाते का प्रयोग करेंगे? पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो उस केस में हम जो है सो साझेदार का निजी ऋण चुकाने के लिए उसके कैपिटल से जो है सो चुकाएंगे, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। यदि निजी ऋण फर्म से चुकाया जाता है तो उस साझेदार के कैपिटल की राशि घटाई जाएगी। अब 18वां क्वेश्चन देखिए, साझेदारी में लाभांश बांटने के बाद शेष लाभ किस खाते में जाता है? कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ड्राइंग अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आप जानते हैं कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो आप बताएंगे कि ये अकाउंट जो होता है वो किस तरह का अकाउंट होता है, यानी कि पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है या नॉमिनल अकाउंट होता है। इस तीनों में से ये अकाउंट किस तरह का अकाउंट होते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे आप इसका आंसर देख लीजिए बी और व्याख्या देख लीजिए। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, साझेदारी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन क्या है? अब रजिस्ट्रेशन कराना जो है वो अनिवार्य है, वैकल्पिक है, सरकार तय करती है, आरबीआई तय करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि वैकल्पिक है। आगे हम 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में साझेदारी की देनदारी क्या होती है? और सीमित होती है, सीमित होती है, नहीं होती है, सरकार तय करती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी, जैसा कि नाम से ही लगता है कि लिमिटेड लायबिलिटी, तो इसमें जो है सो सीमित करती है। तो बच्चों, ये था आपके 20 क्वेश्चन का ये इसका व्याख्या है, आपका प्रैक्टिस सेट। और इसी तरह से आपको जो है सो मेरे इस चैनल पे पूरे बोर्ड एग्ज़ाम तक डेली एक प्रैक्टिस सेट जो है सो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे की सेट में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो सुरभि मैम के साथ। आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए